सरकार कह रही है कि सरकार मतलब जो आंकड़े हैं वो ये कि नॉमिनल रेट पे जीडीपी 8% बढ़ रही है और 6.8 से 7.2% बढ़ने की बात है जीडीपी की रियल रेट में, लेकिन ये सब रुपयों में है। डॉलर ही 7% बढ़ चुका है, तो आपकी जीडीपी डॉलर टर्म्स में तो सिर्फ 1% ही बढ़ रही है। तो दुनिया से कंपीट करने के लिए तो डॉलर टर्म्स में आपको जीडीपी बढ़ानी है, डॉलर टर्म्स में हमको बढ़ना है। किशोर, डॉलर के डी डॉलराइजेशन पर यूएस में बड़े लेवल पर चर्चा हो रही थी। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है और इसीलिए अब दुनिया जो शिफ्ट कर रही है, मदर ऑफ ऑल डील जब होती है, ब्रिक्स की जब बात होती है, जब हम कहते हैं कि डॉलर के इतर क्या एक नई व्यवस्था खड़ी हो सकती है, ये वो सारे बिंदु हैं जिन पर हमने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इससे पहले शायद नहीं की थी और अब वो दौर आ गया है जब हम करेंगे। हाँ, रियल जो इश्यूज हैं वो इस वक्त ग्राउंड पर रहते हैं, लेकिन उसको पार कैसे पाया जाएगा आज निर्मला सीतारामन को बताना है। मैं यहाँ दर्शकों से खास मेहमानों का तारुफ करवाऊं उससे पहले जल्दी से बता देती हूँ, जानकारी मिल रही है कि कांचीवरम की साड़ी पहनी हुई है निर्मला सीतारामन ने और ये तमिलनाडु की लेगेसी को दिखाती हुई, ओल्ड वीविंग लेगेसी को दिखाती हुई अभी नजर आ रही है। पर्पल कलर की साड़ी है, कट्टम कांचीवरम इसे कहते हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन चेक्स उस पर आपको दिखाई दे रहे हैं, अक्का कट्टम उसे कहते हैं और कॉफी ब्राउन बॉर्डर है थिक थ्रेड वर्क के साथ। अच्छा, आप कहेंगे रूबिका भाई ये इतनी बारीकी आपको बताने की जरूरत क्या है? भैया, जब बजट में आप संकेतात्मक चीजों की बात करते हैं, सिंबल्स की बात करते हैं, तो उस राज्य की तरफ भी आपकी नजर होती है। मधुबनी की साड़ी पहनी, बिहार का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव, पॉलिटिक्स इसमें बिल्कुल पूरी तरीके से रहती है। अच्छा, खास मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा देना चाहती हूँ। इस वक्त बहुत ही शानदार पैनल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इकोनॉमिस्ट दीप्ति तनेजा इंटरनेशनल मामलों की जानकार हैं, आपको बहुत आसान शब्दों में हमें समझाएंगी कि ये बजट से वो क्या उम्मीद रखती हैं और क्या होने वाला है। फिर हमारे साथ इज़ारी जूल्स की फाउंडर और सीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर आंचल जैन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही। भैया, सोना कितना महंगा हो रहा है, मतलब चांदी तो सोने से भी आगे दौड़े चला जा रहा है। क्या होगा आगे, फ्यूचर क्या है, ये हमें वो बताने वाली है। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट शरद कौली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, शरद सर के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि हम भी जब जाते हैं इनकम टैक्स की जटिलताओं को समझने के लिए तो शरद जी तथास्तु कह देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर समीर चौगावकर जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप इकोनॉमिक्स की और पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखते हैं। अमित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे मैं पहला रिएक्शन लूं उससे पहले। अमित, आज बहुत सारी उम्मीदें हैं लेकिन चैलेंजेस के बीच। जी बिल्कुल, देखिए पिछले एक साल में रूबिका जो भारत का गुजरा है, अलग अलग जो वेज है उन पर चुनौती का भारत ने सामना किया। ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें भारत की जो रक्षा प्रणाली है उसका लोहा दुनिया ने देखा। उसके बाद आर्थिक मोर्चे पर जब अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाया, तब भारत ने किस तरीके से भारत ने उसको डील किया, पूरी दुनिया ने उसको देखा। उसके बाद मदर ऑफ ऑल डील ईयू के साथ जब जो व्यापारिक समझौता हुआ वो भी दुनिया ने देखा। तो इन तीनों चीज का छाप है आज के दिन बजट में देखने को मिलेगी। मतलब डिफेंस सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, तीनों पर बड़ी घोषणा होने की पूरी संभावना है। और इसके अलावा कैसे भारत के जो कृषि उत्पाद है, भारत का किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे अपने प्रोडक्ट आगे कर सके, कैसे अपने प्रोडक्ट पेश कर सके, इस पर भी एक बड़ी घोषणा होगी। कोऑपरेटिव सेक्टर कैसे उसको मजबूत किया जा सके, जो कि हमारे आपने रक्षा की बात की अमित आपने रक्षा बजट की बात की। अब 6.8 लाख करोड़ पिछली बार था, इस बार 7 लाख करोड़ से ज्यादा रक्षा बजट होने की उम्मीद है। तो रक्षा बजट जो है वो रक्षा के लिए जो खर्च जो है वो एक अहम बिंदु बन जाता है। तो इसीलिए ये हो रहा है कि अब बाकी चीजों के लिए पैसा कहां खर्च होगा। देखिए, मोटे तौर पर जो जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, 50-51 लाख करोड़ का इस साल का बजट था, जो बढ़ के हो जाएगा 55 लाख करोड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो 50-51 लाख करोड़ में 13 लाख करोड़ तो चला जाता है सिर्फ ब्याज देने में। जो पिछले लोग कर्ज लिए हुए हैं उसका ब्याज देने में 13 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ राज्यों को चला जाता है, हो गए 24 लाख करोड़। 7 लाख करोड़ अगर रक्षा को दे दे तो 31 लाख करोड़ यहां खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते बचता जो है खर्च करने के लिए 3.5 लाख करोड़
कृषि और रूरल डेवलपमेंट में चला जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग को देना है, उसको बढ़ाने के लिए वो पैसा कहां से आएगा, वो अपने आप में एक चुनौती बना हुआ है। और राज्यों को जो पैसा दिया जा रहा है और उसके अलावा भी जो ग्रांट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, हमने चुनावों की बात की रूबिका, एक बड़ा सवाल जो इकोनॉमिक सर्वे में भी जिस पर जिक्र किया गया कि अब एक जो ये हो गया है कि चुनाव जीतने के लिए आपको कैश ट्रांसफर करना पड़ रहा है, तो वो कैश ट्रांसफर जो है हाँ। वो भी तो बजट से ही जा रहा है ना, उसकी वजह से बाकी चीजों का बजट कम करना पड़ रहा है। आप सही कह रहे हैं, ये फ्रीबीज, ये इससे पार पाना बहुत जरूरी है। भाई आपको चुनाव जीतना है तो सबसे आसान तरीका वो दिख रहा है, लेकिन जिस आसान कदम को आप उठाते हैं उससे हमारा जो राजकीय कोष है उसमें कहीं ना कहीं बहुत दबाव पड़ जाता है। अब क्विकली एक रिएक्शन यहाँ पर बैठे हमारे मेहमानों से ले लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शरद जी, आज किस चीज का इंतजार आप बेसब्री से कर रहे हैं और डर किस बात का है? नमस्कार आपको रूबिका, पैनलिस्ट को और न्यूज 18 इंडिया के सभी दर्शकों को। मुझे लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीन चीजें, और कृषि को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ये चार सेक्टर्स मुझे लगता है फोकस में रहने वाले हैं। और मैन्युफैक्चरिंग का आपको बहुत जिक्र आएगा, कई तरीके से आएगा, पीएलआई की तरीके से आए। व्हाट इज दिस पार्ट बी? आज थोड़ा डिटेल में वो पढ़ेंगी, इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मुझे लग रहा है इसका अर्थ ये होगा कि पार्ट बी में नॉर्मली आपने देखा होगा टैक्स वैक्स की अनाउंसमेंट्स होती हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। मुझे लग रहा है कुछ फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज पार्ट बी में डाली जाएंगी जिसकी विस्तार से चर्चा होगी। तो बजाय, क्योंकि पार्ट ए में क्या होता है, नंबर्स होते हैं, फिस्कल डेफिसिट ये रहा और वो सारे आंकड़े होते हैं, तो उससे हटके पार्ट बी पे फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज का डिक्लेरेशन होगी और उस पर विस्तार से चर्चा होगी। विकसित भारत 2047 रूबिका मात्र 21 साल हमसे दूर है, तो हमें वो एक्सेलरेटर अब दबाने की जरूरत है कि हम वहां तेजी से पहुंचे। ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक के ये जो कह रहे हैं ये हो जाएगा या अभी बहुत गड्ढे हैं? देखिए, मुझे लगता है अगर हम उसके आसपास भी पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। देखिए, विकसित भारत क्या होता है? विकसित भारत का मतलब गरीबी ना के बराबर, मैं ना नहीं कह रहा हूं, ना के बराबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा परफेक्ट है, उसमें खामियां ना के बराबर हैं। उसके अलावा यहाँ पर रोजगार के अवसर जो है उनमें कमी ना के बराबर है। तो इन सब चीजों का अगर आप लेके चलेंगे तो एक विकसित भारत की, और रूबिका, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों में भी आप भी गई हैं, मैं भी कई दफे गया हूं, क्या वहां पर आपको गरीब नहीं दिखते हैं? क्या वहां पर आपको कोई कमियां नहीं दिखती हैं? कमियां सब जगह होती हैं, पर अगर हम उसके नजदीक पहुंच जाते हैं तो वो बहुत बड़ा, मुझे लगता है, एक अचीवमेंट होगा। तो पीएलआई के जरिए मैन्युफैक्चरिंग को पुश देना मुझे लग रहा है सबसे बड़ा इस बार फोकस रहने वाला है, क्योंकि नौकरियां सबसे ज्यादा वहीं से निकल के आएंगी। और जितने ही एफटीए साइन हो रहे हैं ना, मदर ऑल डील आपने बात करी, यूके से किया, न्यूजीलैंड से किया, ऑस्ट्रेलिया से किया, इसमें अब नौकरियों का सृजन होना जरूरी है और मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिलेगा तभी नौकरियां निकल के आएंगी। शरद जी, मैं आगे मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले बस एक चीज बता दीजिए। विपक्ष के जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, आप लोग बड़ा इतराते हैं। आप ये कहते हैं रफ्तार देखिए हमारी बड़ी बढ़ रही है, आप इतराते हैं, चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन गए हैं। लेकिन आपकी प्रति व्यक्ति आय तो देखिए 3000 के आसपास कहीं अटकी हुई है, और फिर उसको डॉलर से जब कंपेयर करेंगे तो फिर आप कहीं नहीं अड़ते हैं। क्या जवाब इसका? इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए आप जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। हमने तो अपने आप को गिना ही नहीं है बहुत दिन से। हर साल हम क्या करते हैं, 2-3 करोड़ उसमें बढ़ा देते हैं। अब 140 करोड़ हो गए, 145 करोड़। तो अब जब इतनी बड़ी जब आबादी होगी और उसको आप जीडीपी से डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय आएगी। वो भी 2030 तक $4000 का टारगेट रखा गया, 3,60,000 प्रति व्यक्ति। तो मुझे लग रहा है हम उस ओर अग्रसर हैं। अगर हमारा रास्ता ठीक है तो हम वहां पहुंच जाएंगे। हमें यह जरूरी है कि क्या हमारा रास्ता ठीक है या नहीं है। मुझे लगता है ये ज्यादा बड़ी अहमियत रखता है। मैं एडवाइस भी आप लोगों से लेने वाली हूँ। आंचल, सोने का क्या करें? सोने ही नहीं दे रहा है। सोने का तो जी ये है कि मेरी जो हाइपोथेसिस है हाँ। वो आगे और बढ़ जाएगा, चाहे चांदी है चाहे सिल्वर है। और इसमें बहुत ज्यादा जो योगदान है वो चीन का है। हाँ, चीन हमसे खरीदे जा रहे हैं। ओके, जस्ट ए सेकंड। हाँ हाँ, क्योंकि अगर आप चीन का रूबिका, आवाज नहीं आ रही है। देखें तो वो हर नई टेक्नोलॉजी, देखिए गोल्ड और जो सिल्वर है वो खाली एक ऑर्नामेंटल मेटल नहीं है, वो हाँ। एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। और वो जो ग्रीन एनर्जी जो आजकल आ रही है, जो पॉपुलर हो रही है, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी है जो ईवी में, जो आपके कंप्यूटर में, मोबाइल्स में, सब में यूज होता है, सिल्वर का और गोल्ड का। हाँ। और जो मिनिएचराइजेशन हो रही है ये भी बात सही है कि लोग डॉलर में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए सोना और चांदी खरीद रहे हैं। जी हाँ, ये जो ब्रिक्स है हमारा, हाँ। ठीक है, ये अब एक अलग से एक गोल्ड बैक करेंसी को कर रहा है। हाँ। जिससे कि अगर कोई जो भी अब व्यापार होगा ऑयल का, जैसे ऑयल कम हो रहा है, तो जो भी उसकी अब डीलिंग होगी वो डॉलर में ना होके ये गोल्ड बैक इज करेंसी। इट गुड फॉर अस और बैड फॉर अस? शरद,
दुनिया भर के देशों ने अमेरिका पे दशकों से विश्वास था। हाँ। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की निवेश यूएस ट्रेजरी में करी हुई थी। हाँ। जब से ट्रंप साहब आए वो विश्वास हिल गया है। उन्होंने पैसा निकाल निकाल के डॉलर में लगाना शुरू कर दिया। सेंट्रल बैंक्स ने इस कदर डॉलर खरीदा है, गोल्ड खरीदा है कि आपको उसकी कीमत बढ़ती दिख रही है। और जब तक ये सेंट्रल बैंक्स बेचना नहीं शुरू करेंगे ना रुपये का, आपको गोल्ड की कीमत नीचे जाती नहीं दिखेगी। जो लोग भविष्यवाणी करना चाहते हैं वो सेंट्रल बैंक्स पर नजर बना के रखें, ये मैं कहना चाहता हूं। अच्छा, अब दीप्ति आपसे भी और समीर सर आपसे भी, लेकिन क्विकली आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं सरकार से? देखिए रूबिका जी, इस समय जो हमारी इकोनॉमी है बहुत ज्यादा रोबस्ट है। हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने दिखा दिया है। अगर आप ग्रोथ फंडामेंटल्स की बात करो, अगर आप फिस्कल डेफिसिट, आप किसी भी पैरामीटर्स को उठा के देख लो तो हमारी इकोनॉमी बहुत रोबस्ट है। इस समय जरूरत ये है कि हम अपने आप को, जो आप पार्ट बी की बात भी कर रहे थे, पार्ट बी जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जा रहा है। जैसे अभी शरद सर ने भी कहा कि अगले 21 साल अगर हम विकसित भारत के सपने को देख रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पार्ट बी में जो ये फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, जो एक विकसित भारत की तरफ, जिसको हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स 3.0 भी कह रहे हैं, अगर वो होते हैं तो ये रूबिका एक बहुत बड़ा कदम होगा, जिसमें हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमें जो ये ब्यूरोक्रेटिक जो है, हमारी बार बार कैपिटल फ्लाइट बाहर क्यों जा रही है, आप देखिए सऊदी में जा रही है, ऐसा क्या है जो वो कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं? तो वो बहुत जरूरी है। एक क्विक रिमार्क आपकी तरफ से और फिर किशोर का हम रुख करेंगे। समीर चौगाकर जी, समीर जी आप तो बस ये बता दीजिए, ये जो फ्री वाली चीज चल रही है, इससे हम पर बड़ा बोझ पड़ जाता है एक राष्ट्र के नाते। सरकारें इससे सबक लेंगी कि नहीं, ये परंपरा जारी रहने वाली है? इकोनॉमिक सर्वे में भी इस बात को क्लियरली कह दिया गया है। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भी इसका लगातार जिक्र करते रहे कि भाई ये जो फ्री रेवड़ी कल्चर है, इससे देश को निकलना होगा और 2047 के विकसित भारत के लिए फ्री बीज और जो रेवड़ी कल्चर है उसको प्रधानमंत्री मोदी बहुत गंभीरता से लेते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम राजनीतिक दलों से, तमाम मंचों से भी अपील की थी कि भाई इससे बाहर निकलने की कोशिश की जाए। और मुझे लगता है कि आज का जो बजट आएगा वो 2047 के विकसित भारत को नजर रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का होगा। ट्रम्प का जो टैरिफ का जो लगातार लग रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि उद्योग को बहुत सहूलियतें प्रधानमंत्री मोदी इस बार देंगे। मुझे लगता है इनकम टैक्स में इस बार बढ़ सकता है, लिमिट बढ़ सकती है जो 13 लाख तक हो सकती है, जिससे लोगों के पास थोड़ा पैसा है खर्च करने के लिए। जनता के पास पैसा आएगा तो मार्केट में लगाएगी। तो मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग का भी प्रधानमंत्री मोदी समय ध्यान रखेंगे। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि तीसरे कार्यकाल में भारत की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी इकोनॉमी होगी, चौथी आ चुकी है, तो मुझे लगता है वो तीसरी इकोनॉमी को एड्रेस करते हुए बजट मुझे लगता है परिलक्षित होगा। पर उम्मीद ही हम करते रहेंगे या फिर ये सारी चीजें सच में होंगी, यही आज जानना है। बस थोड़े वक्त का इंतजार है। किशोर कुछ कह रहे हैं? किशोर, यही आज जानना है, बस थोड़े जी रूबिका जब कह रहे हैं कि तीसरी इकोनॉमी होगी, यानी जीडीपी को बढ़ना होगा ना, वो जीडीपी डॉलर टर्म्स में बढ़नी होगी, जीडीपी नॉमिनल भी बढ़नी होगी। तो ये जीडीपी बढ़ाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। उस पर हम बार बार यहां पर बात कर रहे हैं और वही इस बजट में सबसे बड़ा फोकस हो सकता है और होना भी चाहिए, जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है इंटरनेशनली। पीयूष जी। हाँ जी, तो इस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और उसमें मैं कहूंगा कि दोनों पार्ट है, जो डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एफडीआई, जो हमारा विदेशी निवेश है वो भी काफी कम हो गया है। नहीं तो ये क्यों कम हो रहा है? ये इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हमारे जो हम उसमें सही कर सकते हैं, हमारे जो टैक्स के नियम है, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट ज्यादा है। तो ये जो कह रहे हैं पार्ट बी जो है ये बड़ा होगा, इसमें कुछ इस तरह के संकेत होंगे? हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का अगर कुछ संकेत मिलता है तो उसमें एफडीआई को मदद मिलेगी। दूसरा, जो कई सारी हमारे यहाँ पर जो कंपनीज निवेश करती है, उसके बाद में उनके पास टैक्स के नोटिसेस आ जाते हैं, जो अनसर्टेनिटी रहता है, तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, जो टैक्स के जो डिस्प्यूट होते हैं, आप ज्यादा बता सकते हैं अश्विनी जी, जो टैक्स डिस्प्यूट अगर हम कम करेंगे तो फॉरेन कंपनीज का विश्वास बढ़ेगा। और तीसरी चीज, अगर हम एफडीआई में जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं उसकी अगर हम लिमिट बढ़ा सकें, इस समय जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में 51% की लिमिट है, जो आर्थिक सर्वेक्षण है मतलब जो सरकारी कंपनियां हैं वो 51% सरकारी होनी चाहिए। हाँ, वो अगर 26% कर दें, हाँ जी, तो निवेश जो है उन सरकारी कंपनियों में होगा और वो विदेशी निवेश भी हो सकता है। इससे हमारी सरकारी कंपनियों की कार्यशैली भी इंप्रूव होगी। उसमें अगर हम ज्यादा डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग लाएंगे तो, और उसमें हमारे देश में निवेश भी बढ़ेगा। तो हमें कई तरीकों से सोचना पड़ेगा कि हम इस विदेशी निवेश को कैसे अट्रैक्ट करें। विदेशी निवेश बढ़ेगा तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कम होगी, क्योंकि सरकार के लेवल पे देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रजत जी कैसे बढ़ सकता है। अब जो हम जैसे फिर वो मोटे फिगर पे जाते हैं, 50 लाख 51 लाख करोड़ का जो इस साल का बजट था, उसमें 40 लाख करोड़ तो आपके तनख्वाहें देने में, पेंशन देने में, इसी में चला जाता है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सिर्फ 10-11 लाख करोड़ आपके पास बचता है जिसमें आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपको रिटर्न आए। तो और ऊपर से
13 लाख करोड़ आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप 15 लाख करोड़ के लोन लेते हैं हर साल, मतलब इस साल ले रहे हैं, और 13 लाख करोड़ पिछले साल का ब्याज दे रहे हैं। यानी आप जैसे कोई आदमी हो उसको ईएमआई देनी हो, ईएमआई देने के लिए ही वो कर्ज ले रहा है। ये हालत होगी देश की। देखिए, मैं इसमें इतनी बड़ी समस्या नहीं मानता हूं। आप अगर डेट ले रहे हैं, अगर आप प्रोडक्टिव कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं है। अगर जीडीपी बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए सूझबूझ के साथ कैपिटल निवेश करने की जरूरत होती है। अब गीता गोपीनाथ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोला पोल्यूशन पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करिए। देखिए, जो दिल्ली की जो हवा खराब है, ये छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट से 100-200 करोड़ से नहीं होगा।